है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी विलीनियस हायर्ड हस्बैंड मेरी यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 15। कविता मलिक के मुंह से यह सुनते ही कि आयत ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, अविनाश काफ़ी गुस्से में ही अपने कमरे के अंदर चला गया था। जहां अंदर जाते ही कमरे के गेट को लॉक करते हुए वो पीछे मुड़ा ही था कि सामने वॉल से लटक रही आयत की एक पोर्ट्रेट को देखते ही अविनाश काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़ते हुए एक झटके में 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पूरे कमरे की दीवारें आयत की तस्वीरों से भरी हुई थी, जिन्हें गुस्से में ही अविनाश फाड़ते हुए कमरे में बीचों बीच एक डस्टबिन के अंदर फेंकते जा रहा था। वहीं उन तस्वीरों में दिख रही आयत की उम्र से यह भी साफ पता चल रहा था कि वह तस्वीरें आजकल या कुछ बीते महीनों की नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से अविनाश ने उन्हें कमरे की दीवारों पर सजा रखा था, जिसमें कुछ तस्वीरें आयत के स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर उसके कॉलेज के दिनों की भी थी। लेकिन एक झटके में ही वो तस्वीरें कमरे की दीवार से हटकर डस्टबिन में फेंकी जा चुकी थी। जिसके बाद अविनाश कुछ देर के लिए कमरे से अटैच्ड वार्डरोब व ड्रॉवर को खंगालते हुए एक लाइटर निकाल लाया था और एक टुकड़े में आग लगाते हुए उसे वापस से डस्टबिन के अंदर डाल दिया था, जहां वो सभी टुकड़े अगले ही पल में जलने लगे थे और खुद सामने रखे सोफे पर बैठ गया था। लेकिन अगले ही पल उन जलते हुए तस्वीरों को देख उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान भी फैल चुकी थी। तभी अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों पर चढ़ाते हुए उसकी मुस्कान एक ठहाके में बदल चुकी थी। आयत माहेश्वरी, ब्रावो गर्ल, तुम्हारे इन्हीं अदाओं पर तो मैं फिदा हुआ था। तभी तो तुम्हारी सज़ा भी मैंने छोटी कर दी थी, बिल्कुल इतनी छोटी। इसके साथ ही उसने अपनी एक उंगली और अंगूठे को जोड़ते हुए आगे कहा, बिल्कुल बिल्कुल इतनी छोटी। लेकिन तुम तो एक बड़े सज़ा की हकदार हो और ये रास्ता भी तुमने खुद ही चुना है। इतना कहते हुए अविनाश का चेहरा गुस्से में काफ़ी सख्त नजर आने लगा था। उसके साथ ही अपने दूसरे पैर को घुटने से नीचे उतारते हुए सामने पड़ी डस्टबिन को एक ठोकर मार दिया था, जिसकी वजह से वह डस्टबिन भी एक तरफ लुढ़क चुकी थी। कोई बात नहीं मेरी जान, ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक प्लान ही बर्बाद हुआ ना। लेकिन ये अविनाश मलिक, इससे भी इतने हल्के में आंकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरा दूसरा प्लान भी बिल्कुल रेडी है। लेकिन तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। तुम्हारे सामने ऐसे हालात पैदा करूंगा कि तुम मेरे पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगोगी, जो तुम्हें मिलेगी भी, क्योंकि मेरी जान, इस दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफ़रत भरी है, इतनी नफ़रत कि तुम्हें चाह कर भी मैं कभी जान से नहीं मार सकता और ना ही किसी को ऐसा करने दूंगा। क्योंकि मेरे प्लान के मुताबिक मेरे नफ़रत के खातिर तुम्हें ज़िंदगी भर सिर्फ तड़पना है। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड तुम्हें उस तड़प से आज़ादी पाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना है। तभी सालों से सुलगती आ रही मेरे सीने की इस आग को ठंडक मिलेगी। इतना कहते हुए अब तक अविनाश का चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था। तभी उसने अपने पॉकेट में रखे फ़ोन को बाहर निकाला और उस पर काफ़ी तेज़ी में अपनी उंगलियों को दौड़ाते हुए उसे कान से लगा दिया था। एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, मुझे उस लड़की के पल पल की खबर चाहिए, यहाँ तक कि वो किससे मिलती हैं, उन सभी लोगों की पूरी डिटेल चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे उसके पति की पूरी डिटेल चाहिए, उसने किससे शादी की है, उस शख्स की पूरी डिटेल, एवरीथिंग। और ध्यान रहे, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इतना कहते हुए अविनाश ने गुस्से में ही उस कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया था। तो उधर दूसरी तरफ अचानक से खुद के सामने अंजना गुप्ता को खड़ा देख, खासकर उनके हाथों में उस खून से सनी कटार को देख मिस्टर तिवारी के जैसे अब तक होश उड़ चुके थे। मिसेस गुप्ता, आप ऐसा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, यही पूछना चाह रहा है न तिवारी। चेहरे पर तिरछी हंसी के साथ अंजना गुप्ता ने कहा था। जहाँ उनकी बातों को सुन मिस्टर तिवारी ने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। तो वही अंजना गुप्ता अपने हाथ में पकड़े उस कटार के तरफ देखा, जो इस वक्त मिस्टर तिवारी के खून से सना हुआ था। थोड़ा नीचे
मिस्टर तिवारी की तरफ झुकते हुए उस कटार को उनके शर्ट के कॉलर से साफ करते हुए कहा, वो क्या है न तिवारी, अगर मैं भी इन तीनों की तरह सरेआम सबके सामने आकर खून खराबा पर उतर जाऊंगी तो फिर लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने से पहले उनका भरोसा कैसे जीतूंगी, और अगर भरोसा नहीं जीतूंगी तो फिर उनके मन की बात कैसे सामने आएगी। क्योंकि आज के ज़माने में तो शरीफ लोग भी कम होशियार नहीं हो गए हैं। उनसे सामने से कुछ भी पूछो तो बातों को घुमा देंगे। फिर ऐसे में हम कमीनों का बेड़ा पार कैसे होगा, बताओ। माहेश्वरी सर, क्या उन्हें तुम चारों की सच्चाई पता है? मिस आयत को अगर पता चला कि तुम चारों ने मेरे साथ क्या किया है तो तुम्हारी मिस आयत को इस बारे में कुछ पता चलेगा तब न वो हमारा कुछ बिगाड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग तुम्हारे मिस आयत को इस बारे में भनक तक ना लगने दें तो? और वो बुढ़ा माहेश्वरी जिसका आधा शरीर कब्र में धंसा हुआ है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा। अरे मिस आयत को छोड़ो, जब आज तक खुद उस बुढ़े को ही पता नहीं चला कि उसकी बेटी और दामाद का जो बुरा हश्र हुआ था उसके पीछे हम चारों का हाथ है, फिर तुम्हारी खबर तो उन तक सपनों में भी नहीं पहुंच सकती। इस बार अंजना गुप्ता का इतना कहना था कि मिस्टर तिवारी भी काफ़ी बुरी तरह से चौंक उठे थे। क्या ये क्या कह रही हो तुम? सारिका मैडम के साथ जो भी हुआ था उसके पीछे तुम लोग थे? अब क्या किसी स्टाम्प पर लिख कर दूँ तब भरोसा होगा तुम्हें तिवारी, हाँ? अंजना गुप्ता ने आगे कहा था, जिस पर मिस्टर तिवारी अब तक जैसे कांप उठे थे। तभी पीछे खड़ी सुलोचना ने कहा, अंजना भाभी, लेकिन आप भी कहाँ इसके साथ केबीसी खेलने बैठ गई। जल्दी से इस तिवारी का किस्सा ख़त्म कीजिए और हम लोग भी घर वापस चलते हैं। कहीं घर में किसी का ध्यान हम चारों पर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या किस्सा? नहीं, मुझे जाने दो। मैंने आज तक तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? और मैं ये वादा भी करता हूँ कि आज जो भी तुम लोगों ने मुझसे कहा है उससे भी मैं किसी के सामने नहीं कहूँगा। लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो तुम लोगों के पैरों को भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। प्लीज़ अंजना मैडम, प्लीज़। जहाँ मिस्टर तिवारी को इस कदर खुद की जान के लिए गिड़गिड़ाते हुए देख वहाँ मौजूद उन चारों के चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कान थी। तभी अंजना गुप्ता भी सामने खड़े अपने पति और बसंत अवस्थी की तरफ कुछ इशारा करते हुए उस सोफे पर जाकर बैठ गई थी, जिस पर कुछ देर पहले ही मिस्टर तिवारी नशे में झूलते हुए नजर आ रहे थे। तो वही अंजना गुप्ता का इशारा देख राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी भी अब तक आगे बढ़कर मिस्टर तिवारी के बाजुओं को पकड़ते हुए अंजना के सामने लपक पटक चुके थे। तिवारी, अगर वास्तव में तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है और तू उसे जीना चाहता है तो बस मेरे कुछ आसान से सवालों के जवाब दे दे, उसके बाद मैं तुझे आज़ाद कर दूँगी। तभी अपने हाथ से पकड़े कटार पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए अंजना गुप्ता ने कहा, जिनकी बातों को सुन मिस्टर तिवारी भी एक क्षण के लिए चौंक से गए थे, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें अंजना गुप्ता की बातों पर यकीन हो कि वो इस वक्त जो भी कह रही हैं वास्तव में वैसा ही करेंगी भी। इसके लिए उन्होंने बस अपनी गर्दन को ही हिलाया था कि तभी अंजना गुप्ता ने आगे कहा, वो लड़का कौन है तिवारी, जिसे तुमने अपनी मिस आयत के करीब भेजा और अब उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। जिसे सुनते ही मिस्टर तिवारी के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे तुरंत गायब होते हुए वहाँ एक बार फिर से घबराहट ने जगह ले ली थी। दरअसल सारिका मैडम का वसीयत मैंने ही बनाया था, लेकिन उस वक्त उनके इस अटपटे से वसीयत को सुनकर मैं भी हैरान था। वही जब उनके मरने की खबर आई तब मेरे दिमाग में माहेश्वरी ग्रुप को हथियाने का ख्याल पनपने लगा था, और तब से ही मैं हर रोज़ नए नए प्लान बनाने लगा जिसकी मदद से मुझे माहेश्वरी ग्रुप पर कब्जा जमाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हर बार वो सारे प्लान फेल होते गए। तो ही कुछ महीने पहले मैं एक केस के सिलसिले में कोर्ट जा रहा था, जहाँ बेख्याली में मैं एक लॉरी के नीचे आने वाला था कि उससे पहले ही आयांश ने आकर मुझे बचा लिया था। उस दिन उसके बदले में मैं उसे कुछ पैसे देना चाहा, लेकिन उस वक्त उसने उसे लेने से मना कर दिया था और बदले में ये कहा था कि उसे पैसे नहीं बल्कि उसे एक काम की तलाश है। अगर मेरे पास उसके लायक कोई काम हो तो मैं उसे ज़रूर याद करूं। जिस पर मैं भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर कोर्ट चला गया था।
जहाँ कुछ दिन बाद ही मेरे दिमाग में फिर से माहेश्वरी ग्रुप पर कब्जा जमाने का नया तरकीब आया। वही मिस आयत के 25 साल पूरे होने में भी बस कुछ महीनों का ही वक्त था, इसलिए मुझे अपने उस प्लान को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना था। तब उस वक्त मुझे अयांश का ख्याल आया, और जब अयांश ने भी मेरे उस काम को पूरा करने की हामी भर दी थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। और ऐसा ही होता भी। अगर उन दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई होती तो मैं आगे जाकर अपने मकसद में ज़रूर सफल हो जाता, लेकिन एक रात में ही उस अयांश ने मुझे मेरे ही मकसद में मात दे दिया। इतना कहते हुए मिस्टर तिवारी चुप हो गए थे। तो ही बाकी चारों भी उसकी बातों को सुन किसी सोच में डूब चुके थे कि तभी अंजना गुप्ता ने भी कुछ सोचते हुए कहा, इन दोनों तरह की शादियों में क्या फ़र्क है तिवारी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसके बाद उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और मिस आयत अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती तो उन्हें कम से कम 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ता, और जब उनके उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ख़त्म होता उससे पहले ही माहेश्वरी ग्रुप के साथ साथ माहेश्वरी ग्रुप की हर एक ईंट भी अयांश के नाम हो जाती। लेकिन हिंदू रीति रिवाज से की गई शादी का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो ज़िंदगी भर का साथ होता है। जब तक कि खुद पति पत्नी आपसी सहमति से अलग ना होना चाहें तब तक उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन कोई तो रास्ता होगा जिसकी वजह से उन दोनों को अलग किया जा सकता हो, या फिर इनके बीच डाइवोर्स जैसा कुछ नहीं हो सकता? इस बार मिस्टर तिवारी के पीछे खड़े राकेश गुप्ता ने कहा, जिस पर मिस्टर तिवारी अपनी गर्दन भी पीछे घुमाते हुए बोले, नहीं, इसके लिए उन दोनों में से कम एक की रजामंदी होना बेहद ज़रूरी है, और साथ ही अगर उनमें से कोई भी एक शख्स ये प्रूव कर दे कि शादी के बाद भी उनके बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, तब जाकर ही उनका डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्यों? अगर हम उनके बीच किसी तरह की गलतफहमी पैदा कर दें या फिर कुछ ऐसा, फिर भी वो दोनों अलग नहीं होने वाले, क्योंकि सारिका मैडम की बनाई वसीयत की वजह से मिस आयत कम से कम 1 साल तक अपने पति के साथ ही रहना चाहेंगी, और अगर वो 1 साल पूरे होने से पहले ही अयांश से अलग होती हैं तो फिर वह भी माहेश्वरी ग्रुप को एक झटके में गवा बैठेंगी। और दूसरी तरफ अयांश, जिसने पैसों की लालच में आकर मुझसे तक गद्दारी कर ली है, मुझे नहीं लगता कि वो भी इतनी आसानी से मिस आयत से दूर होना चाहेगा, मिस्टर तिवारी ने कहा था। जिनकी बातों को सुन वह मौजूद चारों अब तक किसी सोच में डूब चुके थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिसे देख मिस्टर तिवारी ने आगे कहा, मैडम, आपके कोई और भी सवाल हैं या फिर अब मैं यहाँ से जाऊँ? जाओ, जिसकी बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने थोड़ी नरमी से कहा था। लेकिन सामने खड़े बाकी तीनों चौंक से गए थे, जैसे वह नहीं चाहते थे कि मिस्टर तिवारी को वो इस तरह से बाहर जाने दें। जिस पर उनमें से अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही मिस्टर तिवारी चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन अभी वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ पाते उससे पहले ही उनकी एक जोरदार चीख गूंज उठी थी। तो वही उनके पीठ में लगे उस खंजर की जगह से अब तक काफ़ी धड़ल्ले में खून का रिसाव भी शुरू हो चुका था। चेहरे पर इस वक्त एक दर्द साफ नजर आ रहा था, यहाँ तक कि पीठ पर लगे उस खंजर को बाहर निकालने के लिए जैसे वो तड़प उठे थे कि तभी उनके करीब जाते हुए अंजना गुप्ता ने उस खंजर को बाहर खींच लिया था। ये तुमने तो वादा किया था मुझे जाने के लिए। जाने ही तो दे रही हूँ तिवारी, लेकिन इस घर से बाहर नहीं, इस दुनिया से हमेशा के लिए बाहर कर रही हूँ तुम्हें। जहाँ अंजना गुप्ता का इतना कहना था कि मिस्टर तिवारी की आंखें अब तक चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से कुछ कह पाता उससे पहले ही अंजना गुप्ता ने इस बार उस खंजर को उनके पेट में घोंप दिया था। और ऐसा उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था, जब तक कि मिस्टर तिवारी की सांसें बंद नहीं हो गई थी। तो ही अब तक मिस्टर तिवारी के खून के छींटों से अंजना गुप्ता का चेहरा भी रंग चुका था, जिन पर अपनी हथेलियों को फेरते हुए वह जमीन पर शांत पड़े तिवारी के पास ही बैठ गई थी। साथ ही इस वक्त उनके चेहरे पर फैली तिरछी हंसी जो इस वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा खूंखार बना रहा था। मिस्टर तिवारी के शर्ट से अपने चेहरे को पूरी तरह से साफ करते हुए कहा,
जब मैं अपने देवर देवरानी को एक बेरहम मौत दे सकती हूँ तो फिर तू किस खेत का मूली है रे तिवारी? जबकि तेरी मौत तो इससे भी ज़्यादा बेरहम होनी चाहिए थी, क्योंकि तूने तो हमसे ही गद्दारी करने की कोशिश की थी। हमारा ही नमक खाकर हमसे ही गद्दारी, लानत है तुझ पर। इतना कहते हुए अंजना गुप्ता अपनी जगह से वापस खड़ी होती हुई एक नज़र पीछे खड़े बाकी तीनों की तरफ देखा, जो अपनी जगह पर इस वक्त शांत खड़े थे। तुम तीनों हर बार बस ऐसी तमाशा देखते रहना, क्योंकि आज तक कोई भी काम तुम तीनों के बस का भी नहीं था, तो फिर उन्हें पूरा कैसे करते? सामने खड़े तीनों के ऊपर लगभग टिप्पणी करते हुए अंजना गुप्ता उस बंगले से बाहर निकल गई थी, जिनके पीछे ही चुपचाप वो तीनों भी बढ़ गए थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।